स्टूडेंट, तो आज हम लेकर के आए हैं न्यू क्वेश्चन जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन विद्या गैस से लिया गया है। ये क्वेश्चन सेमेस्टर 3 वाले बच्चों के राइट अ नोट ऑन थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर और इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हमें एसिड बेस इंडिकेटर की जो भी थ्योरी है उसका नोट हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये आप एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी लिखने से पहले जानो कि एसिड बेस इंडिकेटर होता क्या है। एसिड बेस इंडिकेटर वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि प्रिडिक्ट करता है कि एसिड कौन है और बेस कौन है। प्रिडिक्ट यानी कि पता करता है कि हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है अगर उसमें उस केमिकल सब्सटेंस को डाल दिया जाए तो वो अपने कलर चेंज कर देता है और उस कलर चेंजिंग के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, क्योंकि वो जो केमिकल सब्सटेंस है वो एसिड और बेस को इंडिकेट करता है, पहचानता है, इसीलिए उसे हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। और एक बात कि ये जो इंडिकेटर होता है वो हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, या तो वो वीक एसिड हो सकता है या वीक बेस हो सकता है, लेकिन हमेशा वीक ही होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। क्योंकि अगर स्ट्रांग रहा तो वो जो हमारे पास गिवन सोल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा। लेकिन ये याद रखो, इंडिकेटर कभी भी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करता है, बस ये एसिड और बेस को इंडिकेट करने का काम करता है। इसीलिए हमेशा जो भी इंडिकेटर हम लेते हैं वो हमेशा वीक और वीक ही होता है, या तो वो वीक एसिड हो सकता है या वीक बेस हो सकता है। ये तो हो गई एसिड बेस इंडिकेटर की बात। एसिड बेस इंडिकेटर का कुछ एग्जांपल है जैसे कि फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज और बहुत सारे इंडिकेटर्स है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरीज के बारे में। इट हैज बीन बिलीव्ड दैट द चेंज इन कलर ऑफ एन इंडिकेटर इज नॉट ड्यू टू इट्स आयनाइजेशन बट ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चरल चेंज। अब ये हम जानते हैं कि इंडिकेटर एसिड और बेस को किस तरह से इंडिकेट करता है, अपने कलर को चेंज करके इंडिकेट करता है। आयनाइजेशन के वजह से इंडिकेट नहीं होता है, कलर चेंज नहीं होता है इंडिकेटर का, बट ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चरल चेंज। ये आयनाइजेशन हो रहा है इसीलिए चेंज नहीं होगा, इसीलिए चेंज होगा क्योंकि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर नहीं इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर यानी कि उसी के जो मॉलिक्यूल्स है उसी के अंदर में जो चेंजेस हो रही है उसे हम इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चरल चेंज जब होता है, अपने अंदर में जब बदलाव आता है, तो उस चेंजिंग के वजह से हमें कलर चेंजिंग देखने को मिलता है, ना कि आयनाइजेशन के वजह से। आगे है एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये जो हम एसिड बेस इंडिकेटर्स जो भी लेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स हमेशा साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक के नेचर होते हैं। उनका स्ट्रक्चर जब भी आप देखोगे तो वो सब तरफ से आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए। उसके बाद वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल्स को फॉलो करने चाहिए। और सबसे लास्ट चीज़ है कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड उसके पास होना चाहिए, यानी कि एक छोड़ के एक के पास पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। ये चार चीज़ें होती है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड की होती है। तो जब भी हम इंडिकेटर लेते हैं तो वहाँ पर वो जो इंडिकेटर है वो एरोमेटिक कंपाउंड होना जरूरी है। एंड एन इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 2 टोटोमेरिक फॉर्म्स। और जो इंडिकेटर होगा, ऐसे नहीं कि हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स को इंडिकेटर ले सकते हैं, नहीं। इंडिकेटर उसी को लेते हैं जो कि टोटोमेरिक फॉर्म्स बनाते हैं, कम से कम 2 टोटोमर्स उसके होने चाहिए। अब टोटोमर्स क्या होते हैं? टोटोमर्स होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, किसी भी केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे कि फिनोल्फथालीन लिया तो फिनोल्फथालीन के पास एक दूसरा स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है जो कि अपने ही बॉन्ड्स को चेंज कर लेता है। इंट्रामोलिकुलर जो हमने देखा ना, इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चरल चेंज, वही चीज़ इसमें होता है टोटोमर्स में, कि वो अपने अंदर चेंज कर लेता है, बस स्ट्रक्चर उसका अलग हो जाता है। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो जाता है, तो उसे हम टोटोमेरिक फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर क्या होता है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स होता है टोटोमेरिक फॉर्म्स का। जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं बेंजीनॉइड और क्यूनोनॉइड फॉर्म, ये दोनों टोटोमर्स है, टोटोमेरिक फॉर्म्स ये कंसिस्ट करते हैं और इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। वन फॉर्म एग्जिस्ट इन एसिडिक सोल्यूशन एंड अदर फॉर्म एग्जिस्ट इन एल्कलाइन सोल्यूशन। टोटोमर्स में दो फॉर्म्स हो गया, एक जो पहले एग्जिस्ट करता है और वो स्ट्रक्चरल चेंज करके जो दूसरा बनाता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो एक होता है एसिडिक सोल्यूशन और दूसरा होता है एल्कलाइन सोल्यूशन। अब ये पहले वाला हो या बाद वाला, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन एक एसिड होगा और एक बेस होगा। यहाँ पर एल्कलाइन का मतलब बेस हो गया। नेक्स्ट है, आगे है, द टू फॉर्म्स पॉसेस डिफरेंट कलर्स एंड इज द pH ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग सच इंडिकेटर changes the solution shows change in color due to passing of one form to the other। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो टोटोमर्स के दो फॉर्म्स देखे वो अलग अलग कलर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उसका जो एसिडिक नेचर होगा वो दूसरा कलर शो करेगा और उसका जो बेसिक नेचर होगा, हमने देखा कि एक एसिड होता है एक बेस नेचर का होता है, एक एसिड सोल्यूशन होता है और एक एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। तो दोनों के दोनों अपने अलग अलग कलर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और वो क्या करेंगे? कंटेनिंग सच इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर होगा वो
अपने पीएच चेंज के हिसाब से वो अपना कलर चेंज करता है। ये यहाँ पर है डिफरेंट कलर्स एंड एज द पीएच ऑफ सोल्यूशन चेंजेस। जैसे कि पीएच सोल्यूशन का पीएच चेंज हुआ वैसे वो अपने सोल्यूशन को चेंज कर देते हैं, उसके कलर को चेंज कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? वो जब एक दूसरे से पास होते हैं तब होता है। यानी कि उस सोल्यूशन में जब उस इंडिकेटर को डाला जाता है तो उसका जो पीएच है वो चेंज हो जाता है और वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और वो जाकर के क्या करता है, अपने कलर को चेंज कर देता है। और हमें पता चलता है कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस। अब यहाँ पर आगे है, हमने जो एग्जांपल लिया था क्यूनोनाइड और बेंजोनाइड का, ये स्ट्रक्चर होता है। ये पहला स्ट्रक्चर है बेंजोनाइड फॉर्म का स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर है क्यूनोनाइड फॉर्म का। ठीक है, तो ये बेंजोनाइड फॉर्म जो होता है वो डार्क कलर नहीं होता है, इसका बहुत ही लाइट कलर होता है या तो कलरलेस होता है, दोनों कह सकते हो। और ये जो क्यूनोनाइड फॉर्म है जो कि बेंजोनाइड फॉर्म का टोटोमर है, दोनों के दोनों टोटोमर्स है। तो ये जो क्यूनोनाइड फॉर्म है डीप कलर्स के ये होते हैं क्यूनोनाइड फॉर्म्स। वही है, द क्यूनोनाइड फॉर्म इज जनरली डीपर इन कलर देन बेंजोनाइड फॉर्म। तो ये जो क्यूनोनाइड फॉर्म होते हैं वो बेंजोनाइड फॉर्म से ज्यादा ही डीप कलर्स के होते हैं। वन ऑफ दीज फॉर्म्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट विच अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन। अब हम जानते हैं, हमने इसे शुरू में ही बताया कि जो भी हम ले रहे हैं इंडिकेटर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और ये क्या करता है, पार्शियल डिसोसिएशन, ये धीरे धीरे टूटते हैं। ठीक है, इन सोल्यूशन इनटू इंडिकेटर आयन IN प्लस। ये IN का मतलब होता है यहाँ पर इंडिकेटर। इस इंडिकेटर को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं IN। ठीक है, तो दिस इज इन अभी पढ़ रहे हैं, IN नहीं, इन पढ़ेंगे, इन प्लस और इन माइनस। एंड OH माइनस आयन और H प्लस आयन, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं पार्शियली डिसोसिएट होते हैं अपने इंडिकेटर आयंस में। और ये इंडिकेटर्स आयन है IN प्लस, इन प्लस और इन माइनस। या तो आप OH माइनस कंसिडर करो या H प्लस कंसिडर करो। ये OH माइनस, ये जो माइनस वाला है ये बेस के लिए होगा और ये जो H प्लस है ये एसिड के लिए है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द इंडिकेटर। और ये किस पर डिपेंड करता है कि जो इंडिकेटर है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। एग्जाम्पल है फिनोल्फ्थालीन इज एन एसिड इंडिकेटर। और ये जो फिनोल्फ्थालीन है ये एक एसिड इंडिकेटर होता है एंड एग्जिस्ट इन 2 टोटोमेरिक फॉर्म्स। और जैसा कि हमें पता है इंडिकेटर 2 टोटोमेरिक फॉर्म्स में होने चाहिए, तो ये फिनोल्फ्थालीन भी 2 टोटोमेरिक फॉर्म्स में होता है और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इन विच वन फॉर्म इज एन इलेक्ट्रोलाइट द इक्विलिब्रियम कैन बी नोटेड बाय। और ये हमें पता है कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो हम फिनोल्फ्थालीन को इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले तो फिनोल्फ्थालीन को हम HPH से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम HPH का यूज नहीं करेंगे। ये जो फिनोल्फ्थालीन का पीएच फर्स्ट है वो पीएच और H लगता है, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन एसिड इंडिकेटर है तो वहाँ पर H लगेगा। ठीक है, तो वो जो H है वहाँ पर हम H लिखेंगे और ये पीएच की जगह में हम इन लिखेंगे। इन 1 लिख रहे हैं, 1 का मतलब ये फर्स्ट फॉर्म में है। फर्स्ट फॉर्म में यानी कि आप एसिड फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, तो एसिड फॉर्म में जब ये फिनोल्फ्थालीन है वो कलरलेस है, H ये कलरलेस है और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ये टूटेगा नहीं, डिसोसिएट नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप अनडिसोसिएट सोचो और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब डिसोसिएट यहाँ पर मानो। ठीक है, ये जो T है, T ये यहाँ पर टोटोमेरिक इक्विलिब्रियम है। टोटोमेरिक इक्विलिब्रियम इस तरह का होता है, ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम है और ये T1 टोटोमेरिक। ये जो टोटोमेरिक जब अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो ये H/2 में चेंज हो जाएगा और ये जो चेंज होता है जब ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है तो वो रेड कलर का सोल्यूशन देता है। ये कलरलेस था फर्स्ट में, उसके बाद जब ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो वो रेड कलर का हो जाएगा और ये फिर डिसोसिएट होता है। चेंज होने के बाद ये डिसोसिएट होगा तो इसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिख रहे हैं और ये डिसोसिएट होगा H प्लस और इन 2 माइनस आयन में। यहाँ 2 क्योंकि जब इसको तोड़ेगा तो ये H प्लस और इन 2 यानी कि ये 2 आप बेस बोल सकते हैं, इन 2 माइनस आयन में, इंडिकेटर आयन में, और इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि किस तरह से इसे हमने यहाँ पर ब्रेक किया। ये जो कलरलेस था ये टूटेगा नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट नहीं होगा, इसीलिए ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है और स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद इसकी कलर चेंज हो जाती है। कलर चेंज होने के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, यानी कि ये डिसोसिएट होने के लिए अब काबिल हो जाता है और फिर इसे हम डिसोसिएट करते हैं H प्लस और इन 2 माइनस आयन में, जहाँ पर इनका मतलब इंडिकेटर आयंस होता है। ठीक है, माइनस है इसलिए आयन यहाँ पर आगे है। ड्यू टू सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर द कलर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म एंड द इंडिकेटर फॉर्म इज सेम। अब यहाँ पर क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम होता है मॉलिक्यूल्स के। जब एसिड में आप फिनोल्फ्थालीन को डालोगे तो ये तो टूट रहा है H प्लस इन 2 माइनस में मान ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो एसिड है उसके पास तो H प्लस होगा, एसिड का मतलब ही है कि H प्लस रिलीज करता होगा, तो H प्लस या फिर Cl माइनस HCl मान लेते हैं। HCl में हम फिनोल्फ्थालीन को डाल रहे थे, H प्लस Cl माइनस, तो वहाँ पर H प्लस और यहाँ पर H प्लस, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज
हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर H+ और उसमें भी H+ कॉमन आयन इफेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट यूज होगा और कॉमन आयन इफेक्ट जहाँ पर यूज होता है वहां पर क्या होता है, डिसोसिएशन सप्रेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर डिसोसिएशन सप्रेस्ड हो जाएगा और ये हमारे लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, यानी कि और डिसोसिएशन नहीं होगा, डिसोसिएशन और नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट HiN2, इसीलिए ये जो है इक्विलिब्रियम के लेफ्ट साइड की तरफ ही मूव करेगा। तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करने का मतलब है कि सोल्यूशन कलरलेस ही रहेगा। जब हम एसिड में फिनोल्फथालीन को डालेंगे तो वो कलरलेस ही शो करेगा। कलरलेस शो करने का मतलब है कि आपका जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है ड्यू टू सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर द कलर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म। तो क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पर भी H+ मिल रहा है और वहाँ पर भी H+ मिल रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म हो रहा है कलर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो जो मॉलिक्यूल्स का कलर है वो फॉर्म होगा एंड द इंडिकेटर फॉर्म इज सेम। और जो इंडिकेटर का कलर है और मॉलिक्यूल का कलर है दोनों के दोनों सेम होंगे, बट इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस तो है ना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है और जो हमने इंडिकेटर डाला है उसका स्ट्रक्चर अलग है, इसीलिए हम इसे यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। बस क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए H+ दोनों दे रहे हैं तो कॉमन आयन बन रहा है, कॉमन आयन बन रहा है तो यहाँ पर डिसोसिएशन सप्रेस्ड हो जा रहा है, इसकी वजह से ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और कलरलेस आयन ही दे रहा है। लेकिन अगर इनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इंडिकेटर का स्ट्रक्चर अलग है और जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही। आगे है From the above discussion, it is clear that when an acid is added to a solution containing phenolphthalein or any acid indicator, या तो हम phenolphthalein का यूज करें या फिर कोई भी एसिड इंडिकेटर का यूज करें, आयनाइजेशन विल बी सप्रेस्ड। तो आयनाइजेशन वहाँ पर सप्रेस्ड होना ही है। आयनाइजेशन सप्रेस्ड क्यों होगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ पर आयनाइजेशन सप्रेस्ड हो जाएगा। एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा विथ फॉर्मेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट को फॉर्म करेगा एंड एग्जिबिट इट्स ओन कलर, और उनके पास जो कलर था पहले से वही एग्जिबिट करेगा, कोई नया कलर बनने वाला नहीं है। तो अगर कोई नया कलर नहीं बनता है तो इसका मतलब है दैट इज एसिडिक कलर ऑफ इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर जो एसिड है लेकिन जो हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है, इसीलिए वो एसिडिक कलर हमारे पास दे रहा है। फिनोल्फथालीन में अगर आप डालोगे तो वो कलरलेस शो कर रहा है, का मतलब आपके पास एसिड है, और अगर वो कलर चेंज कर देता है, पिंक कर देता है कलर अपना, तो वो बेस होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हेन अ सॉल्यूबल बेस अल्कली, बेस को अल्कली बोल रहे, ठीक है, to the above acidic indicator, then H+ ion are removed as molecules of H2O and the equilibrium will shift towards right, giving the indicator ion and will show its basic color। इसे आप इतने आसानी से समझो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी क्या किया था, एसिड में फिनोल्फथालीन को डाला था, अब हम क्या करेंगे, बेस में फिनोल्फथालीन को डालेंगे। बेस को हमें पहचानना है, कैसे करेंगे, तो बेस जो है वो टूटता है OH- आयन में, वहां पर OH- आयन रहता है, और ये जो हमारे पास इंडिकेटर है जिसे हमने तोड़ा H+ और In2- में, ठीक है, तो ये जो H+ और उसका बेस का OH- ये दोनों कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके ये क्या करेंगे, H2O देंगे। ठीक है, H2O देंगे तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम उस टाइम एसिड के केस में लेफ्ट शिफ्ट कर रहा था, तो यहाँ पर क्योंकि H2O फॉर्म हो रहा है तो ये राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। राइट की तरफ शिफ्ट करेगा मतलब डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ने से हमारे पास आयंस मिलेंगे। आयंस मिलेंगे कौन कौन से, H+ और In2-। तो H+ जो है वो OH- के साथ रिएक्ट करके वो हट जा रहा है, तो हमारे पास केवल और केवल बच जा रहा है In2-। ये देखो हमारे H+ जो OH के साथ रिएक्ट करके वो हट जा रहा है, तो हमारे पास केवल बच जा रहा है In2-। और ये In2- क्या होता है, इंडिकेटर आयन होता है। तो ये जो इंडिकेटर आयन होता है वो अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब है वो अपनी कलर चेंज कर लेगा। फिनोल्फथालीन में कलर चेंज होने का मतलब है कि हमारा जो गिवन सोल्यूशन है वो बेस है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ये जो इक्विलिब्रियम का राइट साइड की तरफ मूव करेगा और हमें शो क्या करेगा, बेसिक कलर शो करेगा। तो फिनोल्फथालीन में अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो कलरलेस होगा, और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो वो क्या होता है, पिंक कलर चेंज कर देता है। अब आगे है नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द इक्विलिब्रियम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हमने देखा फिनोल्फथालीन को किस तरह से हमने डिसोसिएट करा था। फिनोल्फथालीन को HPS से लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी इंडिकेटर ले रहे हैं तो HIN लिख रहे हैं जो कि एसिडिक इंडिकेटर है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लॉ ऑफ मास एक्शन में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन देखो, फर्स्ट वाला क्या था, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये था HiN1 जो कि कलरलेस नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, और ये टोटोमर्स
चेंज करके बन रहा था HiN2 जो कि रेड इलेक्ट्रोलाइट था। डिसोसिएशन हो रहा था H+ और In2- में। तो सबसे पहली बात तो ये टॉटोमर्स के लिए हम कर रहे हैं। तो जब टॉटोमर्स का कांस्टेंट लेंगे, टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऊपर है और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो नीचे है। तो KT का मतलब यहाँ पर है टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस तरह से इक्वेशन 1 के माध्यम से हम लिख सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन 1 में ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमने क्या देखा था, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट कर रहा था H+ और In2- में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और इंडिकेटर 2- बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H(in)2। तो ये दोनों को जब हम करेंगे तो ये हमारे पास ये इस Ka को हम लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ये हो गया, टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो गया। जब दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है KT/Ka। तो KT की जगह में हम H(in)2 लिख सकते हैं बाय H(in)1। दिस इज द इक्वेशन। एंड सेकेंड है डिसोसिएशन कांस्टेंट की जगह में H+ और in2- एंड नीचे में है H(in)2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो H(in)2 है और ये H(in)2 है, जब आप इसको काटोगे, आप इसे ये और ये सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच गया है, H+ और in2- बच गया है। H+ in2- बाय डिवाइडेड में H(in)1 बच गया है। दिस इज द KT/Ka का प्रोडक्ट, ये बच गया है। तो हम इस KT/Ka को हम लिख सकते हैं K-in। तो इस K-in को हम बोलते हैं इंडिकेटर कांस्टेंट, जो कि कैसे आता है, K2 और Ka के प्रोडक्ट से आता है। और ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा H+ in2- और HiN1 के बराबर, और इसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। इस इक्वेशन 2 से जब हम H+ की वैल्यू को निकालेंगे तो H+ की वैल्यू आएगी हमारे पास K-in इंटू H(in)1 बाई in2-। यहाँ से H+ की वैल्यू को निकालो, तो ये H+ की वैल्यू को निकालोगे तो ये क्या होगा, उधर चला जाएगा। तो ये यहाँ पर डिवाइड में था तो इंटू में, और ये यहाँ पर इंटू में था तो ये डिवाइड में जाएगा। तो हमारे पास H+ की वैल्यू आएगी K-in इंटू H(in)1 बाय in2- में In। ठीक है, H+ की वैल्यू हो गई। इस K-in को K-in रहने दो। H(in)1 को हम क्या कर रहे थे, कलर ड्यू टू एसिड फॉर्म। फर्स्ट में ही हमने देखा था इक्वेशन 1 में, ये कलर होगा एसिड के लिए, और जो in2 होता है वो होता है बेसिक के लिए, जो कि रेड होता है। तो ये फर्स्ट वाला H(in)1 को हम लिख सकते हैं कलर ड्यू टू एसिड फॉर्म, और in2- को हम लिख सकते हैं कलर ड्यू टू बेसिक फॉर्म। न्यूट्रलिटी के लिए हम जानते हैं कि बेस और एसिड को जब हम मिलाते हैं तो न्यूट्रल बनता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रलिटी के लिए क्या होगा कि जितना एसिड हमारे पास है उतना ही बेस होना चाहिए। तो H(in)1 जितना है उतना ही हमारे पास in2- होना चाहिए, ये जितना है इतना वो भी रहना चाहिए। ठीक है, तो जब ये और ये सेम हो जाएगा, मान लो कि H(in)1 की जगह में हम in2- लिखेंगे। ठीक है, in2-, तो यहाँ पर हम in2- कर देंगे तो ये इंटू इंटू कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी H+ इज इक्वल टू K-in इंटू 1। तो इंटू 1 ना लिख करके हम केवल H+ को K-in के बराबर लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ नीचे किया है, H+ को K-in के बराबर लिखा, क्योंकि एसिड और बेस जब होगा तभी जाके न्यूट्रल सोल्यूशन हमारे पास बनेगा। सिंस इंडिकेटर कांस्टेंट K-in फॉर डिफरेंट इंडिकेटर आर डिफरेंट। इंडिकेटर कांस्टेंट, इसे हम इंडिकेटर कांस्टेंट बोलते हैं। ये तो H+ हो गया, H+ एसिडिक के लिए। तो इंडिकेटर कांस्टेंट जो है हर इंडिकेटर के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो डिफरेंट इंडिकेटर्स आर डिफरेंट, hence we can say that the concentration of H+ at which an indicator indicates neutrality is constant। तो ये जो H+ है ये अपने ही सेम किसी इंडिकेटर के लिए, यानी कि फिनोल्फथालीन ही हम डाल रहे हैं तो हमेशा K-in जो है H+ आयन के लिए सेम आएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा इंडिकेटर डाल रहे हैं, एसिडिक इंडिकेटर दूसरा डाल रहे हैं, मान लो कि हम फिनोल्फथालीन ना लेके दूसरा इंडिकेटर डाल रहे हैं एसिडिक, तो वो वहाँ पर जो K-in की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि डिफरेंट इंडिकेटर के लिए K-in की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। तो इंडिकेटर भी हर बार चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं कि हर बार आप फिनोल्फथालीन डालो, कहीं पर आप कुछ और डाल सकते हो जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा अभी ये जो थ्योरीज आपने देखी, यहाँ पर ओस्टवाल्ड थ्योरी और जो क्यूनोनॉइड थ्योरी है, दोनों को दोनों मिक्स करके यहाँ पर आपकी बुक में बताया गया है। तो मैंने भी उसी को बताया, नहीं तो सेपरेट करके भी बता सकती थी। ठीक है, तो हमने यही कंसिडर किया कि जो आपके बुक में दिया हुआ है उसी को हम बताएं। ये इस बुक से लिया गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा कि इंडिकेटर किसे कहते हैं और इंडिकेटर होता क्या है, मतलब इंडिकेटर होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक की क्या कंडीशंस होती है, उसके बाद वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, जितने भी सारी चीज़ें होती हैं इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बेंजेनॉइड और क्यूनोनॉइड के माध्यम से हमने देखा कि कलरलेस क्या होगा, इंडिकेटर एसिडिक फॉर्म में होता है, बेसिक फॉर्म में होता है, इंडिकेटर की सारी चीज़ें देखी। उसके बाद फिनोल्फथालीन को किस तरह से हमने देखा कि इन किस तरह से निकलता है वो हमने देखा,
और के इनकी वैल्यू जो होती है, के इन यानी कि इंडिकेटर कांस्टेंट जो होता है वो सभी इंडिकेटर के लिए सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर का यूज़ कर रहे थे फिनोल्फ्थालीन का और क्विनोनाइड और बेंजोनाइड का। स्ट्रक्चर इसीलिए चेंज होती है क्योंकि पीएच चेंज हो जाती है। पीएच चेंज होने का मतलब है और स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है कि उसकी कलर चेंज हो जाएगी, और कलर चेंज होने का मतलब है कि या तो वो एसिड होगा वो बेस होगा। एसिड में कुछ और कलर इंडिकेट करता है इंडिकेटर, और बेस के लिए कुछ और कलर इंडिकेट करता है। तो उस कलर से पता हमें चल जाता है कि क्या होने वाला है, हमारा सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। आई होप आपको पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी एसिड बेस इंडिकेटर की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।